आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो लगभग होता है 4 से 5 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 4 से 5 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतकों में होता है। फिर डब्ल्यूबीसी है, इसके प्रकार डब्ल्यूबीसी है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कणिका में डब्ल्यूबीसी या कणिका में श्वेताणु, और एक होता है कणिका रहित श्वेताणु। जो कणिका में श्वेताणु है, कणिका में श्वेताणु को के 3 भाग होते हैं। यानी कणिका में श्वेताणु का अर्थ क्या होता है, वे श्वेताणु जिनके अंदर कणिकाएं हैं वो पाई जाती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। कणिका रहित श्वेताणु है वो 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को एक केंद्रकाणु भी कहते हैं और लिम्फोसाइट को लसिकाणु भी कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु 2 प्रकार की, एक तो कणिका में और एक कणिका रहित। कणिका में जो है वो 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। कणिका रहित है 2 प्रकार, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब है कणिका में श्वेताणु। ठीक है, इसके बारे में देखो, इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती है। इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती है। यानी कणिका में श्वेताणु है तो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर कणिकाएं हैं वो पाई जाती है। इनका केंद्रक बहुरूपी होने के कारण इनको बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर न्यूट्रोफिल। इनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित कण अम्लीय एवं क्षारीय दोनों ही अभिरंजकों द्वारा बैंगनी रंग के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उदासीन रंजी कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रोफिल है, इनके कोशिका द्रव्य में जो कण है, जब इन कणों को अम्लीय या क्षारीय इन अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित करते हैं, यानी इनको रंगीन करने का प्रयास करते हैं, तो दोनों ही रंजित हो जाते हैं। दोनों ही रंजकों से ये कण है वो रंजित हो जाते हैं और ये कण है वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उदासीन रंजी भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल कोशिकाओं के आर पार जा सकते हैं, जिसे कोशिका पारण कहते हैं। न्यूट्रोफिल दोनों कोशिकाओं के आर और पार दोनों ओर आ जा सकते हैं, इसलिए इनको कोशिका पारण कहते हैं। दूसरा है इसका इयोसिनोफिल। दूसरा क्या है, इयोसिनोफिल। कोशिका द्रव्य में बड़े कण पाए जाते हैं। यानी इयोसिनोफिल क्या है, जो इन इयोसिनोफिल की जो कोशिकाएं होंगी, इनके कोशिका द्रव्य के अंदर बड़े आकार के कण होंगे और ये कण अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होकर लाल या गुलाबी हो जाते हैं। ये कण बड़े आकार के जो कण हैं, ये इनको अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित करने पर ये लाल या गुलाबी रंग से हो जाएंगे और क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित करने पर ये अभिरंजित नहीं होते हैं। ठीक है, तथा कोशिका पारण की क्षमता कम हो जाती है। ये एलर्जी होने पर बढ़ते हैं। इनमें एंटी हिस्टामिन गुण पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार कणिका में श्वेताणु का वो है बेसोफिल। इनमें विभिन्न आकार के कण कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये कण क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होकर नीले रंग के हो जाते हैं। बेसोफिल हिस्टामिन एवं हिपेरिन उत्पन्न करते हैं। यानी बेसोफिल क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं, इयोसिनोफिल अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं, न्यूट्रोफिल अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है सभी को।
बेसोफिल है वो स्टामिन और हिपेरिन उत्पन्न करता है। अगला है कणिका रहित श्वेताणु। श्वेताणु का दूसरा प्रकार क्या है? कणिका रहित श्वेताणु या WBC। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट पहला है, दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट। पहला मोनोसाइट देखो, मोनोसाइट बड़े आकार की कोशिकाएं होती है। ये रुधिर से ऊतकों में आ जाती है तथा अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। इन्हें वृहद बक्साणु भी कहा जाता है। इन्हें बृहद बक्साणु भी कहते हैं। इन्हें वृहद बक्साणु एवं न्यूट्रोफिल मिलकर, यानी वृहद बक्साणु और जो न्यूट्रोफिल है वो मिलकर प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर शरीर की एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। दूसरा है लिम्फोसाइट या लसिकाणु। इनके केंद्रक में, इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य की मात्रा इनमें कम होती है। ये भक्षणकारी नहीं होते हैं। लसिकाणु टी लसिका कोशिका एवं बी लसिका कोशिका का निर्माण करते हैं जो प्रतिरक्षी निर्मित करते हैं। ठीक है, तो ये WBC के प्रकार हो गए कंप्लीट। फिर रक्त है इसका तीसरा भाग, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। लसिकाणु का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन का। इनका कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। यकृत एवं प्लीहा में इनका विघटन होता है। अगला पॉइंट है अपना रक्त के कार्य। पहला कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, तीसरा खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, चौथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, पांचवा रोगों से बचाव, छठा है चोटों की मरम्मत। शरीर पर कहीं पर भी चोट लग जाती है उसका मरम्मत का जो कार्य है वो भी रक्त है वो करता है। अगला है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है दैहिक ताप को नियंत्रित करना, यानी हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जल का संतुलन, शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाने का कार्य है। रोगों का निदान करने का कार्य रक्त का है। हार्मोनों के परिवहन का कार्य भी रक्त का है। तो ये सभी जो कार्य हैं वो किसके हो गए? रक्त के। ठीक है, ये रक्त के कार्य। पहला कौन? O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, रोगों से बचाव, चोटों की मरम्मत, रक्त का थक्का जमाना, देही ताप को नियंत्रित करना, जल का संतुलन करना, रोगों का निदान, हार्मोनों का परिवहन। ठीक है, तो ये अपना रक्त का जो टॉपिक है वो खत्म। अब अपना नया टॉपिक है वो है रुधिर समूह या रक्त समूह। ठीक है, रुधिर समूह या रक्त समूह। तो रुधिर समूह है, देखो हमें पता है सभी को कि हमारे शरीर के जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनमें सभी का रक्त समूह वो एक समान नहीं है। रक्त समूह वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ए बी, ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार किस आधार पर है? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या देखा? आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं कुछ, और उन प्रतिजन के आधार पर उन्होंने रक्त समूह वो 4 प्रकार के दे दिए। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की, रुधिर समूह की खोज की थी। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर रुधिर समूह के
रुधिर समूह के तंत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला समूह क्या हो गया, ABO समूहीकरण, यानी आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए, प्रतिजन बी के आधार पर कार्ल लेडस्टीनर ने रुधिर समूह को 4 भागों में बांटा है। इसके अलावा प्लाज्मा में भी 2 प्रकार की प्रतिरक्षी ए एवं बी पाई जाती है। तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी की सारणी है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है सभी को। ठीक है, क्या है सारणी, देखो रुधिर समूह 4 प्रकार का होता है, ए बी, AB और O। रुधिर समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, A, B, AB और O। जिस व्यक्ति का रुधिर समूह A है उसमें प्रतिजन A ही पाया जाता है। जिसका B रुधिर समूह है उसमें भी उसका प्रतिजन B होगा। जिसका रुधिर समूह AB है उसका रुधिर प्रतिजन है वो क्या होगा, AB। ठीक है, उसका प्रतिजन भी क्या होगा, AB। O रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी इनमें उल्टी होती है। A रुधिर समूह में B प्रतिरक्षी पाई जाती है, B रुधिर समूह में A प्रतिरक्षी पाई जाती है, AB में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, और O समूह रुधिर समूह वाले व्यक्तियों में AB प्रकार की प्रतिरक्षी है वो पाई जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, रक्त किस समूह से ले सकता है। जिस व्यक्ति का रक्त A है वो A वाले से रक्त ले सकता है और O वाले से रक्त ले सकता है। A से रक्त ले सकता है और O से ले सकता है। B वाला B से रुधिर ले सकता है और O से ले सकता है। AB रुधिर वाला व्यक्ति A से भी रुधिर ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। AB को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही रुधिर समूह है, यानी सभी से रक्त ले सकता है। ये AB सभी से रक्त ले सकता है और रुधिर वाला केवल O से ही रक्त ले सकता है। अब रक्त किस समूह को दे सकते हैं, देखो AB वाला किसको दे सकता है, A को दे सकता है और AB वाले को दे सकता है। B वाला B को दे सकता है, AB वाले को दे सकता है। लेकिन AB वाला है वो केवल AB वाले ही रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। O जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग O है वो A वाले को रुधिर दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है, यानी सभी को रुधिर दे सकता है, सभी को दे सकता है। तो ये क्या हो गया, सर्वदाता। और रुधिर वर्ग है ये क्या हो गया, सर्वदाता। और रुधिर वाला क्या हो गया, सर्वदाता। ठीक, आगे देखो रुधिर की वंशागति या आनुवंशिक महत्व। इसमें देखो यदि माता का रुधिर O है, पिता का रुधिर O है, तो बच्चे का रुधिर भी O ही होगा। ठीक है, तो यदि माता पिता दोनों का ये रुधिर वर्ग O है तो बच्चे का रुधिर वर्ग भी क्या होगा, O। यदि माता का रुधिर और पिता का रुधिर A है तो बच्चा A रुधिर वाला भी हो सकता है और O वाला भी हो सकता है। ऐसे ही माता का O हो और पिता का B हो तो बच्चा B वाला भी हो सकता है और O वाला भी हो सकता है। कंडीशन नंबर 4, माता अगर O रुधिर वर्ग की हो, पिता AB रुधिर वर्ग का हो तो बच्चा है उसमें A रुधिर वर्ग भी हो सकता है और B रुधिर वर्ग भी हो सकता है। यदि माता और पिता दोनों AA रुधिर वर्ग वाले हों तो बच्चे का रक्त A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। यदि माता A रुधिर वर्ग की और पिता B रुधिर वर्ग का हो तो A बच्चा है AB का हो सकता है, B का हो सकता है, AB का भी हो सकता है और O का भी हो सकता है। यदि माता A रुधिर वर्ग की, पिता AB रुधिर वर्ग का तो बच्चे का रुधिर A, B या AB हो सकता है। यदि माता और पिता दोनों ही B रुधिर वर्ग के हों तो बच्चे का रुधिर है वो B या O होगा। यदि माता B रुधिर वर्ग की और पिता है वो AB रुधिर वर्ग का होगा तो बच्चे का रुधिर वर्ग A, AB या B होगा। यदि माता पिता दोनों ही AB रुधिर वर्ग के हैं तो बच्चे का रुधिर A, B या AB होगा। ठीक है, तो ये आनुवंशिक महत्व हो गया रुधिर वर्ग का। आगे इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर
जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आनुवंशिक वंशागति पर रुधिर वर्ग के, वो अपन करेंगे।